हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं एनसीईटी कॉन्सेप्ट में। हम यहां पे आज बात करेंगे एनसीईटी के पीवाईक्यू का 2024 का सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसा पेपर पैटर्न रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये पेपर पैटर्न क्या होता है? आपका 180 मिनट का पेपर होता है, टोटल 640 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, 1 निगेटिव मार्किंग होगा हर क्वेश्चन पे। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो -1 मार्क होगा, सही होगा तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका बेस्ट बुक्स अगर आप पूछेंगे कौन सी बुक हमें प्रीफर करनी चाहिए तो 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके सिवाय अगर आप यहाँ पे रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे, क्योंकि ये एनसीईटी कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा चैनल है और यहाँ पे आपको सारी नॉलेज आराम से मिल जाएगी जो कि आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स डोमेन की, तो आप जान लीजिए इकोनॉमिक्स डोमेन का 28 क्वेश्चन रहता है। ठीक, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने होंगे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको हमने बेस्ट बुक बता दी। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि इसमें डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अभी ये आपका एनसीईटी नया आया है, 2023 में एग्जाम हुआ, 2024 में हुआ। दोनों पेपर जो देखे गए हैं उनका जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो मीडियम रहा है, बहुत टफ नहीं आया है और बहुत इजी नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे रहे हैं? क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रहे हैं, कुछ आपका मैच करने के लिए रहे हैं और कुछ आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो टोटल 640 मार्क्स का पेपर होगा और आपका कट ऑफ इसमें 400 प्लस रहेगा, तो आपको अपनी मनचाही यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कट ऑफ आपका क्या होगा? 640 में से आपको 400 प्लस मार्क्स लाने होंगे तो आपको अपने मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो लोग एनरोल नहीं किए हैं आप लोग जुड़िए एनसीईटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसे हम लोग गुरुदेव बैच के नाम से लॉन्च किए हैं। ठीक, आपको ऑफर के साथ ये कोर्स अभी अवेलेबल है 2999 रुपए में सिर्फ। ठीक, और जिनको भी कांटेक्ट करना है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ है, अगर आपको ये एग्ज़ाम बढ़िया से पढ़ के हर चीज़ क्वालिफाई करना है तो आप कोशिश करिए एक भी क्लास मिस नहीं करिए। ठीक, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी टीचर से पूछते रहिए और जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर आपके क्वेश्चंस आने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं आपको 2024 का जो पीवाईक्यू है इकोनॉमिक्स का वो हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको टीचर सभी बेस्ट मिलेंगे, आपको बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ से 100% मिलेगा और पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस रिगार्डिंग से आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जो 2024 के इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन था वो था कि अरेंज दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इन सब का जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया या बनाया गया वो चीज़ हमको बताना है और उस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्यूज कैनाल आप सबने सुना होगा स्यूज कैनाल के बारे में। ठीक है, स्यूज कैनाल किस दो सी को कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन और रेड सी। ठीक है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। किस कंट्री? इजिप्ट के बगल से ये निकलता है। ठीक है, कंट्री कौन सी? इजिप्ट। ये आपका क्या करता है कि जो हमारा सी ट्रेड था, जो हम पहले के टाइम में एकदम बड़ा सा रूट लेते हुए अफ्रीका को पूरा घूमते हुए इंडिया की तरफ आते थे या चाइना की तरफ आते थे, वो रूट हमारा जब इजिप्ट से हमें स्यूज कैनाल बन गया तो वहां से क्या हुआ कि यूरोप से सीधे हम स्यूज कैनाल से होते हुए इंडियन ओशन में आ जाते थे। वो हमें काफ़ी शॉर्टकट पड़ा, जो हमें पहले टाइम इससे क्या हुआ स्यूज कैनाल से आपका
एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुआ, कि जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि दूरी ज़्यादा होती थी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुआ, ठीक है। कोई भी कंपनी क्या होगा कि इस तरफ इंटरेस्टेड होगी कि ठीक है यहाँ पे हम एक बार को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन भी कम पड़ रहा है, टाइम भी कम पड़ रहा है। और पहले के टाइम में क्या था कि इतना घूम के आना पड़ता था, पूरा आपको अफ्रीका से घूम के फिर इंडियन ओशन की तरफ आना पड़ता था, या फिर उसके आगे जो भी कंट्रीज हैं उन तरफ जाना पड़ता था। तो स्यूज कैनाल बनने से आपका क्या हुआ कि एक तो टाइम आपका बचा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक। किसके बगल से गुजरता है? इजिप्ट, ठीक। किस किस सी को कनेक्ट करता है? रेड सी और मेडिटेरेनियन से। नेक्स्ट आपका रेलवेज इन इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। ये स्यूज कैनाल आया कब? स्यूज कैनाल आप इसे थोड़ा इजी ट्रिक में याद कर सकते हैं कि आप लोगों को गांधी जी का बर्थ ईयर निश्चित रूप से पता होगा, तो ये ध्यान रखिएगा जो गांधी जी का बर्थ ईयर है वही आपका स्यूज कैनाल भी उसी ईयर में बन के तैयार होती है। 1869 1869 में आपका स्यूज कैनाल तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आपका रेलवे इन इंडिया की बात करेंगे हम, ठीक है। तो भारत में रेलवे कौन लाया? ब्रिटिशर्स लाया। ब्रिटिशर्स उस समय जब इंडिया में रेलवे आया, जो कि आप सुने होंगे कि इंडियन रेलवे के फादर हम डलहौजी को बुलाते हैं, ठीक है, जो कि उस समय क्या थे? ब्रिटिश थे, और वो इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे हम बुलाते हैं? डलहौजी को। किस सन में आया? 1853 में, ठीक है। कहां से कहां तक चली? बॉम्बे टू थाने। कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की? 34 किलोमीटर। अब यहां देखिएगा कि ये आपका 1869 आया, ये 1853 आया। नेक्स्ट आपका क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का पहला कॉमर्शियल बैंक है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब हुआ? 1911 में, ठीक। ये आपका 1869, ये 1853, ये आपका 1911 में। अब टिस्को की बात हो रही है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात हो रही है। ये किस सन में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका 1907 में हुआ। तो यहां से अब आप लोग अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट कौन आया। तो सबसे पहले आपका रेलवे आई इंडिया में, इस ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं उस बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? रेलवे। रेलवे कब आया? 1853 में। तो यहां बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1853, फिर स्यूज कैनाल हो जाएगा। फिर आपका 1907 टिस्को, ठीक है, डी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां से आप लगा सकते हैं कौन सा? BADC, BADC ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्यूज कैनाल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1869 में। जिस साल आप एक को रिलेट करके मतलब याद कर सकते हैं कि गांधी जी का जो बर्थ ईयर था उसी ईयर को आपका स्यूज कैनाल भी आया। नेक्स्ट आपका 1853 में रेलवे आया इंडिया में। कहां से कहां तक? बॉम्बे टू थाने चली, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। और डलहौजी उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, टिस्को 1907 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका BADC हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अरेंज द पॉइंट्स ऑफ लीनियर डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू देयर इलास्टिसिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमें रैखिक मांग वक्र के बिंदुओं को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए अपनी लोच के अनुसार। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें घटते हुए क्रम में, ये जो ग्राफ में दिखाया जा रहा है, ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व के ग्राफ में जो पॉइंट दिखाए जा रहे हैं इनको हमें
क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तो हम आपको यहां पे बताते हैं कि आपका देखिए इलास्टिसिटी पूछ रहा है, ठीक है, इलास्टिसिटी के बेसिस पे। तो यहां पे क्या होगा, जिस पॉइंट का या इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का प्राइस सबसे ज्यादा होगा, प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और क्वांटिटी मिनिमम होगा, तो आपका वहां पे इलास्टिसिटी जो होगी वो हायर होगी। ठीक है, हम बताए आपको कि इलास्टिसिटी के बेसिस पे हमें इन पॉइंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि अगर ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो जहां पे प्राइस मैक्सिमम हो और इलास्टिसिटी मिनिमम हो, वो आपका सबसे ज्यादा हायर इलास्टिसिटी उसका होगा, और जहां पे प्राइस बिल्कुल मिनिमम हो और क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो, वहां पे इलास्टिसिटी बिल्कुल कम होगी। तो अब एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस आपका वाई एक्सिस पे है और क्वांटिटी आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो अब आप देख रहे हैं पॉइंट के जो है यहां पे ये वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, तो ये जो आपका लाइन जा रही है, तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कहां आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। ठीक है, और यहां पे एक्स एक्सिस मतलब क्वांटिटी क्या होगी, 0 होगी। तो आपका जो इलास्टिसिटी होगी वो के की सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह से जब आप जे पे देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, आपका प्राइस आपका आई एच जे के कंपैरिजन में ज्यादा है और क्वांटिटी क्या है, आई एच और जे के कंपैरिजन में कम है। तो इसका मतलब फिर जे आएगा, फिर आपका आई आएगा, फिर आपका एच और फिर आपका जी। ये आपका हो जाएगा। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी हमारा किस हिसाब से रहेगा, किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, यहां से हम पता कर लेंगे। तो इलास्टिसिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका प्राइस मैक्सिमम हो और आपका क्वांटिटी बिल्कुल मिनिमम हो, वहां पे क्या होगा, इलास्टिसिटी हायर होगा। ठीक है, तो आप यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। के क्या है, के जे आई एच जी। अगर आप देखेंगे इस ऑर्डर में गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई डी सी बी ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे है कि देखिए हमने जैसे बोला था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आपका एक क्या है, इसे आप मैच करने का आ गया। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 2 लिस्ट हमें दिया हुआ है गुड्स का, और उनमें कौन सा, जैसे फाइनल गुड्स की कौन सी सही डिफिनीशन होगी, कंजम्पशन गुड की। तो देखिए समझिए पहले फाइनल गुड होता क्या है। ठीक है, फाइनल गुड क्या होता है, गुड वो चीज होती है जो फिजिकल और टेंजिबल हो, जिसे हम मतलब जैसे ये बॉटल हो गया, ठीक है, तो ये आपका गुड्स में आएगा। ठीक, कि ये आपका फिजिकली हम इसे टच कर सकते हैं, ठीक है, और ये टेंजिबल है, तो ये आपका गुड्स में हो जाएगा। और तो अब यहां पे बोल रहा है कि फाइनल गुड क्या होता है, जब कोई भी गुड, ठीक है, जब कोई भी गुड फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में ना जाए तो उसे हम फाइनल गुड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक का बॉटल है, तो पहले क्या हुआ होगा, पहले कहीं पे ये प्लास्टिक तैयार हुआ होगा, फिर किसी इंडस्ट्री में जाके ये बॉटल तैयार हुआ होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब ये बॉटल तैयार हो गया तो इसका प्रोडक्शन यहीं पे रुक गया। तो आपका जो फाइनल गुड होगा, कि मतलब कोई भी गुड जो जिसका प्रोडक्शन फिर आगे ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड। तो यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन में आपका 4th ऑप्शन जो है कि 4th ऑप्शन क्या है आपका, विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक चीज और देखिएगा कि जैसे आप क्वेश्चन करने बैठे, ठीक, मतलब क्वेश्चन पेपर एग्जाम में बैठे और वहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अब आपको फाइनल गुड पता है, बाकी 3 आपको नहीं पता है, तो एक बार आप ऐसा ना करिएगा कि क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस देखेंगे,
तो यहां पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो अगर आपको ये क्लियर पता है कि फाइनल गुड यही होता है, तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन में आपका ए में 4 है। ठीक, तो आप वहां से अगर बाकी के 3, मैं ये बता रहा हूं कि आप एलिमिनेट करने का भी हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शंस को, कि आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 पॉइंट पता है, बाकी के 2 नहीं पता है, बट आप ऑप्शंस देख के वहां से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, आपका फाइनल गुड हो गया कि विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा क्या है आपका कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स क्या होगा कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा परचेस कर ली गई हो चीज, उसे हम क्या बोलेंगे। अब जैसे चाय पत्ती हो गई, ठीक है, तो हम उसके कंज्यूमर हैं, हमने चाय पत्ती जाके मार्केट से खरीदा, तो जैसे हमने उसे खरीद लिया, ठीक है, अब उसे हम चाय बनाएंगे या समथिंग जो भी करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड हो जाएगा कि एक कंज्यूमर ने उसे फाइनल टाइम पे, मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर था, इसके बाद फिर उस प्रोडक्ट को कोई कहीं से नहीं खरीदेगा, फिर वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका सीधे यूज में आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे। आप देख सकते हैं ऑप्शन कंजम्पशन गुड का, गुड्स परचेस्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स वो चीज होते हैं जिस चीज को, ऐसा गुड जिसे हम फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, मतलब आगे की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कोई एसेट खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, मतलब ऐसा गुड हम खरीद रहे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन, आगे का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक, वो एक साल में कुछ प्रोडक्शन करती है, मतलब उसकी मान लीजिए 1000 रुपीज की कमाई होती है मंथली, या फिर एनुअल मान लीजिए 1000 रुपीज की। अब वो क्या करेगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, तो उस प्रॉफिट में से वो अपनी इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि मशीनरी थोड़ा ऐड करना चाहेगा। या फिर किसान हो गए, तो किसान क्या करेंगे भाई, अगर वो उनको प्रॉफिट होता है 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो देखेंगे कि अगर मैं एक ट्रैक्टर ले लूं तो मेरे लिए इजी होगा, या फिर हम कोई मशीनरी ले लें जिससे हमें सुविधा होगी। तो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, जब कोई गुड खरीदते हैं तो उसे हम कैपिटल गुड बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसा गुड जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे यूज हो, जैसे मशीनरी हो गई आपका, वो कैपिटल गुड हो गया। ठीक है, एक किसान ने जमीन खरीदा तो वो क्या होगा, कैपिटल गुड होगा। कैसे, क्योंकि उस जमीन पे फिर वो आगे क्या करेगा, किसानी करेगा। भाई जमीन खरीद रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर इंडस्ट्री में मशीन्स बढ़ाई जा रही हैं, मतलब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड। ठीक, तो कैपिटल गुड का क्या हो जाएगा, गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये सी हो गया, ये आपका क्या था, बी हो गया। अब लास्ट आपका क्या है, इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है कि जहां पे हम प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो वो होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1। तो आप यहां से अरेंज कर सकते हो, ए का 4, 3 एंड 4, 3, 2, 1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन तो 4th ऑप्शन केवल एक में ही है, जो कि आप फाइनल गुड अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, उसी को हिंदी में यहां दिया गया है कि फाइनल गुड को हम क्या बोलते हैं, अंतिम माल, उपभोग माल, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती माल। यहां पे आपको दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसे आपको मैच करने हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.2 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर एमपीसी 0.2 दिया हुआ है तो आपको टैक्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है।
ठीक है। अब टैक्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फिर कोई फॉर्मूला होना चाहिए। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपका होता है माइनस MPC डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। आपको यहां पे देखेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको दिया है तो आप इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे? आप क्या करोगे, 0.2 दिया हुआ है, माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2, आपका क्या हो जाएगा, माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.8, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। आपका क्या था, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.2 दिया हुआ था, और पूछ क्या रहा है कि आप टैक्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट करिए। अब देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स की चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तब पूरी तरह से पढ़ेंगे कि टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, आप उसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे। जब आप क्लासेस लेंगे प्रॉपर तरीके से तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का डिफिनीशन पता चलेगा। अगर मैं एक एक चीज़ पे जाऊँगा तो आई थिंक फिर हम ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी नॉर्मल केवल टैक्स मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे होगा, क्या फॉर्मूला है उसका आपने देख लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, आप ये जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलेगा। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, आपका इस टाइप का बनता है कुछ, ठीक। तो अब ये आपका क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। यही फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाती हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये कितना सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, ठीक। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, किन्हीं दो प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, ये दो प्रोडक्ट की हमेशा बात करता है, और किन्हीं दो प्रोडक्ट को कंज्यूम करके हमें कितनी खुशी मिल रही है। अगर हम दो कमोडिटी, मान लीजिए बनाना और एप्पल हो गया, मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। एक हो गया आपका बनाना, एक हो गया आपका एप्पल, ठीक है। मान लीजिए बनाना 1 है, एप्पल 15 है, फिर 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक। मतलब एक बंडल हमारा बना कि हम जब बनाना 1 ले रहे थे तो हमें 15 एप्पल हम ले रहे थे, और हमें कुछ लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, कि मतलब हमें खुशी मिल रहा था हम अपनी इनकम को इस पे इन्वेस्ट करके, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, एक बनाना को बढ़ाते हैं, तो हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन पाने के लिए यहां से क्या होगा, कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ त्याग करना होगा, तब हम यहां पे 1 यूनिट इंक्रीज करके सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन पाएंगे, ठीक है। और इसमें हमेशा 2 चीजों की बात होती है, तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे कुछ इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसमें बोल क्या रहा है कि IC स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट आपका डाउनवर्ड जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों जा रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर एक प्रोडक्ट का हमें, जैसे 1.15 था यहां पे, अब दूसरे का अगर हमें बढ़ाना है तो यहां पे कुछ ना कुछ हमें इसका सेक्रीफाइस करना होगा। अब मान लीजिए बी को अगर हम वाई एक्सिस, ए को वाई एक्सिस पे रखते हैं, ये जब हमारा 15 था, ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 1 यूनिट थी, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए फिर क्या कर रहे हैं हम, कुछ इसमें से सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपका एप्पल में से। इसमें एक चीज और होता है कि जिस चीज में से हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं, उसको सही करने के लिए। मतलब जिससे एक होता है ना कि किसी भी लॉ या प्रॉपर्टी को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ तो एजम्पशंस होंगी, बिना एजम्पशंस के वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो वही चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे कि एक एजम्पशन है कि हम 2 गुड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम जो फिक्स है और कमोडिटीज के प्राइस, जो सामान यहां हम ले रहे हैं उसके प्राइस भी फिक्स्ड है, ठीक। तो अब अगर हम पहला बंडल जब इसका लिए 1 और 15 का, तो हमें एक लेवल का सेटिस्फैक्शन, खुशी मिल रही थी कि अच्छा ठीक है, अब ये 2 कमोडिटी कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल में बनाना एप्पल लिया यहाँ पे, ठीक। तो
क्या हुआ कि एक लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला 1.15 पे। अब हम चाहते हैं कि बनाना को हम बढ़ा दें, दूसरा बंडल जो है उसमें बनाना को 1 बढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन पाना है, अगर हम बनाना को बढ़ा रहे हैं तो एप्पल को हमें कम करना होगा। ठीक है, इसमें गेन कर पाने के लिए हमें इसमें सैक्रिफाइस करना होगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे ये दूसरा पॉइंट यहां आ रहा है, इसी तरह तीसरा पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, चौथा यहां आ जाएगा, पांचवा, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इंडिफरेंस कर्व। अब इसका आप स्लोप देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किधर से, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हायर आईसी गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक प्रोडक्ट को हम मान लीजिए हम बनाना लेते हैं, बनाना को खाते हैं, जब एक बनाना खा रहे हैं हमें कुछ लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई मैंने इतना खाया, मुझे खुशी मिली। लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, चलिए मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि यूटिलिटी यहां पे क्या होगा। आपको प्यास लगी है बहुत तेज, आप कहीं से क्रिकेट खेल के आए हैं, कुछ किए हैं, आप गर्मी का मौसम है, ठीक, आपको प्यास लगी, आप आते ही 1 गिलास पानी पिए, आपको उस समय एक अलग ही लेवल का खुशी मिलेगा कि आपकी प्यास बहुत अच्छे तरीके से वहां पे खत्म हुई। बट फिर अगली ग्लास जब आप लेंगे तो जो खुशी आपको पहले ग्लास पानी पीने पे मिला था वो दूसरे ग्लास पे उतनी तो नहीं मिलेगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम क्या करेंगे, उस कोमोडिटी को रिपीट करते जाएंगे, हमारा जो खुशी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, हायर आईसी गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक, तो अब जैसे हायर आईसी की बात कैसे हो रही है, एक आपका इंडिफरेंस कर्व ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, तो इस पे क्या था, हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। अब एक बंडल और है, ये बंडल आपका समथिंग मान लीजिए इसका जो हम कर्व बनाए उसमें एक बंडल था, उसका कर्व हमारा ये बन रहा है। दूसरा हम जो बना रहे हैं, तो जो दूसरा बंडल होगा वो कहीं ना कहीं हमें अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा। ठीक, IC2 IC3 जितने यहां पे इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं सबका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें सबसे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसके ऊपर जैसे हम जाएंगे उससे ज़्यादा मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, और इसमें हमें उससे भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हायर आईसी गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2 IC कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं ये गलत है। ठीक, क्या बोल रहा है कि 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा IC1 है वो IC2 से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप एक चीज देखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट A हो गया, ठीक, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, तो आप देखेंगे कि अगर यहां पे ये इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, A पॉइंट और B पॉइंट पे, पहले तो आप समझिए IC1 में क्या है, A पॉइंट और B पॉइंट पे आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसी तरह से A पॉइंट और C पॉइंट पे आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर IC1 और IC2 इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट सब पे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब IC1 और IC2 में डिफरेंस नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाइज। जी हाँ, ये अप्लाई होता है। देखिए लॉ ऑफ DMU क्या होता है, लॉ ऑफ DMU ये चीज होता है कि जब हम एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे की क्वांटिटी जो है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे यहां पे हमने बनाना को एक था, एप्पल 15 ले रहे थे, बनाना हमने 2 किया, यहां पे 10 हुआ, ठीक, डिफरेंस कितने का आया, 5। अब यही अगर बनाना हम 3 कर देते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, एप्पल हम 6 ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 4। तो लॉ ऑफ DMU यही बताता है कि जब हम पहली बार बनाना को इसमें बढ़ाए
तो यहां पे हम एप्पल का ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, ठीक है। लेकिन फिर से जब बनाना को अगली बार फिर बढ़ाना हुआ, जैसे यहां पे हम क्या 5 यूनिट सैक्रिफाइस किए थे, तो फिर से बनाना को बढ़ाना हुआ, तो आप देखेंगे कि यहां पे 4 यूनिट का ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कोमोडिटी रिपीट होने लगी। और जैसे जैसे आप एक ही कोमोडिटी को या किसी वस्तु को ज्यादा इनटेक करने लगेंगे या फिर ज्यादा लेने लगेंगे, तो वहां पे आपका यूटिलिटी जो डिराइव होगी उससे रिड्यूस होती रहेगी, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आप लोग क्वेश्चंस में ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है बीच में नॉट ट्रू हो गया, तो वहां पे कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं ट्रू पूछ रहा है या समथिंग, तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो आपका केवल एक ऑप्शन होगा सी ओनली, जो कि नॉट ट्रू है, बाकी 3 आपके सही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, अगर यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी रहता, आप नॉट ट्रू और ट्रू ध्यान नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं आप ए बी और डी लगा के आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग एज पर द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कौन सा रिफॉर्म था, एलपीजी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किसके लीडरशिप में हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक। उनके लीडरशिप में ये पॉलिसी आई जिससे हमारी ओपन इकोनॉमी हुई, जहां पे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स करने वाली थी, फिर से एक बार इकोनॉमी अपने मतलब कोलैप्स नहीं की और वहां पे ग्रोथ होने लगा इकोनॉमी में अपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ठीक है। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, चाइना में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ किस साल हुआ आपका, 1978 में हुआ। क्या रिफॉर्म था, रिफॉर्म ये था आपका कि वहां पे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस की जरूरत थी, जो कि किया गया। और ये चेंजेस किसके लीडरशिप में किया गया, जियोपोइंग, ठीक है। इनके लीडरशिप में ये रिफॉर्म किया गया। और यहां से चाइना में क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम सेंट्रल इकोनॉमी हुआ करता था, जो पॉलिसीज होती थी वो सेंट्रल इकोनॉमी बेस्ड हुआ करती थी, वो क्या होती है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की शुरुआत होती है, ठीक। नेक्स्ट आपका रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान में कब हुआ, वहां पे लिबरलाइजेशन किया गया किस ईयर में, 1988 में। फर्दर आपका 1990 में भी रिफॉर्म हुए, किस चीज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये भी क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए आपका रिफॉर्म होता है। कहां पे होता है, चाइना में। किस साल होता है, 1958 में होता है। तो यहां से आप अरेंज कर सकते हैं, अरेंज फॉलोइंग एज पर द ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो किस साल कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से आप अरेंज करो। तो लास्ट में आपका इंडिया का आएगा, एक रूप से देखा जाए DCBA, आप देख लो कहां पे है DCBA, नहीं सॉरी, DB आपका 1958 है, फिर 1978 है, फिर 98 है। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले D आएगा, फिर B आएगा 1978, और फिर 1988 और A। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4th, कि ये चीजों का इंट्रोडक्शन कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, हुज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम estimates were considered as very significant during the colonial period। औपनिवेशिक काल के दौरान किसके राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है।
इन्होंने एक बुक लिखी, कब पब्लिश हुई? 1901 में। ठीक है, इसमें ये बताते हैं कि इसमें ये नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। इसमें ये बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स अपने पॉलिसी से हमारे देश के इकोनॉमी को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का ये बहुत बड़ा रोल था कि इंडियंस की आंखें खोलने के लिए कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हैं वो हमारी इकोनॉमी को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक, कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। कब पब्लिश हुई? 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर को सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसमें अरेंज करना है। तो पहला क्या है? बैंक लेंट 64 टू जुनैद, द टोटल डिपॉजिट्स बिकम ₹500, लीला डिपॉजिट्स 100, द रिजर्व रेशियो इज 20%। तो देखिए यहां पे जो होगा ना, आपका पहला पॉइंट जो होगा सबसे पहले क्या होगा? सी होगा। क्यों होगा? देखिए इसमें होता क्या है मनी मल्टीप्लायर में कि किसी बैंक के पास आप 100 रुपए लेके जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि आप 100 रुपए लेके गए डिपॉजिट करने के लिए, तो उस 100 रुपए में से उन्हें कुछ परसेंट क्या करना होगा? रिजर्व रखना होगा एज अ कैश। ऐसा क्या होगा? सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। ठीक, क्या करेगा ये आरआरबी? ऐसे पॉलिसी बना के रखेगा, कुछ परसेंट क्या होगा उन्हें रिजर्व रखना होगा। तो लीला डिपॉजिट करती है 100 रुपए, वहां पे रिजर्व रेशियो क्या था? 20%। मतलब अगर 100 का 20% हम निकालेंगे तो 20 रुपए आ गया। मतलब अब क्या हुआ? बैंक जो होगा वो 20 रुपए उसे क्या होगा? अगर रिजर्व रेशियो, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, रिजर्व रेशियो क्या हो गया कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक अमाउंट क्या करना होगा? 1% ऑफ अमाउंट हमेशा रिजर्व रखना होगा कैश के रूप में। ठीक है, तो अगर यहां पे 20% दिया है रिजर्व रेशियो, तो 20 रुपए अगर रख लिए तो 80 बचे। अब बैंक क्या कर सकता है? 80 रुपए वो इन्वेस्ट कर सकता है कहीं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कहीं 80 रुपए की बात हो रही होगी। बैंक लेंड्स जसपाल कौर ₹80, बैंक द्वारा जसपाल कौर को 80 उधार दिए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ई। अब ये जो 80 रुपए बचे, 20 तो वो अपने पास रख लिए रिजर्व एज ए कैश। अब जो 80 रुपए बचे वो क्या करेंगे? वो जसपाल कौर को दे दे रहा है बैंक। ठीक, उसके बाद अगर 80 दे दिया तो उसमें से भी उन्हें क्या होगा? 20%। फिर से रिजर्व रेशियो यहां पे 20% है, तो 20% कम करना होगा। कितना बचेगा? 80 का 20% 16 हो जाएगा, तो मतलब 64 बचेगा। अब 64 की बात आपकी यहां हो रही है, बैंक लेंड्स 64 टू जुनैद, कि 64 रुपए बैंक क्या करता है? जुनैद को देता है। तो क्या हो जाएगा? CEA। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा कि बात हो रही है प्रोसेस रिपीट टिल रिजर्व बिकम 100। ये प्रोसेस अब ऐसे रिपीट होता रहेगा जब तक आपका, अब जैसे यहां 20 हुआ था, फिर 16 हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा आपका? फिर उसके बाद अगर इसका आप 20% निकालोगे तो 51.2 बचेगा, लेकिन 12.8 आपका 12.8 यहां। तो इन सबको कैलकुलेट करते धीरे धीरे ये जब टोटल 100 पहुंच जाएगा, ठीक है, प्रोसेस रिपीट टिल, जब 100 पहुंच जाएगा तब तक हम इसे क्या करेंगे? इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला क्या है? एक ही बच रहा है, द टोटल डिपॉजिट्स बिकम ₹500। अब ये प्रोसेस ऐसे रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, और जब टोटल यहां पे क्या होगा? एक पॉइंट आएगा जहां पे टोटल डिपॉजिट आपका 500 पहुंच जाएगा। तो हमें इसे अरेंज करना था। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा, फिर ई आएगा, सी ई। अगर आप देखेंगे यहां पे तो सी एक ही ऑप्शन में है, सेकंड में, जो कि पहले पे आ रहा है। तो यहां से आप बाकी के ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट करके बिना कुछ देखे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Which of the following is not a part of revenue expenditure? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? हिंदी में अगर हम बोलें राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है
ये गवर्नमेंट का डे बाय डे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका रिसिप्ट जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक, अब उसमें क्या चीजें आ सकती हैं, उसमें आपका सैलरी आ जाएगा, आपका डिफेंस में कोई खर्चा हो रहा है वो आ जाएगा, गवर्नमेंट कहीं सब्सिडी दे रही है वो आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट कहीं इंटरेस्ट पे कर रही है किसी लोन का वो आ जाएगा। ये सब चीजें आपका जो गवर्नमेंट का खर्चा है, जो गवर्नमेंट, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का ले लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना डेली का खर्चा जो तैयार कर, मतलब जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसमें कौन कौन सी चीज आएगी, सब्सिडीज गिवन टू फार्मर, बिल्कुल आएगी कि सब्सिडीज को सब्सिडी दिया जा रहा है किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता गवर्नमेंट दी रही है, तो गवर्नमेंट के खर्चे में आएगा वो, तो निश्चित रूप से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल होगा। नेक्स्ट आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट आपका एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण। अब देखिए यहां पे क्या है, सरकार का खर्चा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उन चीजों का खर्चा के बारे में बता रहा है, बट यहां पे क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट किसी एसेट को नहीं खरीद सकती है। ठीक, किसी प्रॉपर्टी की बात होगी तो वो चीज यहां पे शामिल नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो चीज शामिल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेब्ट, बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इनमें से बोला है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहां पे दो लिस्ट दिया हुआ है, हमें मैच करना है। देखिए विजुअल ट्रेड, इनविजुअल ट्रेड, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, विजुअल ट्रेड क्या होते हैं, विजुअल ट्रेड वो होते हैं जहां पे हम गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, विजुअल ट्रेड बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक बॉटल का हम ट्रेड कर रहे हैं इस देश से समथिंग कहीं और, या फिर आलू प्याज चावल किसी भी चीज का ट्रेड कर रहे हैं जो कि फिजिकली दिख रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विजुअल ट्रेड। विजुअल ट्रेड का करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, गुड्स होगा। इनविजुअल ट्रेड क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएंगी। सर्विसेज कैसी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब जो आपका हो जाएगा वो इनविजुअल ट्रेड हो जाएगा। कि जो दो देशों में ट्रेड हो रहा है अब वो हम देख नहीं पा रहे हैं। अब अगर बैंकिंग सिस्टम का कुछ व्यापार हो रहा है एक देश से दूसरे देश का, या आपका टूरिज्म का हो रहा है, या फिर आपका इंश्योरेंस कंपनी में कोई व्यापार हो रहा है, या फिर हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, ये सब पार्ट क्या है, सर्विसेज के। तो सर्विसेज में जो चीजें आएंगी लगभग वो इनविजुअल ट्रेड कहलाएंगी। नेक्स्ट आपका करंट अकाउंट की बात हो रही है। अब यहां से भी आप देख सकते हैं ए का क्या ऑप्शन आ रहा है, थर्ड आ रहा है। बी का क्या है, सॉरी बी का क्या है आपका। अब हम बात कर लेते हैं पहले करंट अकाउंट की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो करंट अकाउंट क्या होगा, जो रिकॉर्ड हम, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड बना रहे हैं किसके बीच में, अपने कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में, वो क्या कहलाएगा, करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो वो लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का देख के फिर हम देखेंगे हम सरप्लस में हैं कि मतलब प्लस में हैं, या डेफिसिट में हैं कि हमारा घाटा हुआ है या फायदा हुआ है। तो वहां पे हम उससे क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये ऑप्शन यहां से आप देख सकते हैं, ए का 3, बी का 1, 3 1 4, 3 1 4 2। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, वही चीज हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज सेट अप विथ वन मेजर मोटिव एमंग द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन। देखिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किस रीजन से हुआ, इनमें दिए रीजन में से एक रीजन सही है, वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो नाबार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ था ये जान लीजिए आप। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। किस लिए हुआ था? रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे जो फाइनेंशियल नीड है या फिर जो भी नीड्स हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपका नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो आप ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन क्या है? टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइज्ड रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, आपका यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के आप देख लो, टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। अगर हमने आपको बताया नाबार्ड 1982 में इस्टेब्लिश हुआ, जमींदारी सिस्टम आपका इस्टेब्लिश वो खत्म कर दिया गया था 1950 में, तो इसका तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। टू एबॉलिश पॉवर्टी इन कंट्री, नहीं, गलत है, ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट आपका है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई पता करने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट लाइज बिटवीन 1 to +1। ठीक है, ये आई थिंक -1 होगा यहाँ पे, -1 to +1, ये आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी -1 था, 1 to +1 आपका सेम ही चीज हो गया, तो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो -1 to +1, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों होता है, बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सही है बिल्कुल। नेट एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, मतलब नेट एक्सपोर्ट क्या होगा कि हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हुआ वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो निगेटिव भी हो सकता है। नेट एक्सपोर्ट यहां पे क्या हो रहा है कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट निकलेगा, ये सही है आपका। ट्रेड डेफिसिट इंप्लाइज इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, बिल्कुल। ट्रेड डेफिसिट, जैसे हमारे डेफिसिट कब होता है? जब हमारा देश ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, तो डेफिसिट तब होगा जब हमारे देश में प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अगर हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, 1000 रुपए का कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 800 का, तो वहां हमें घाटा हो रहा है 200 रुपए का। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही है आपका। डिमांड फॉर इंपोर्ट्स डिपेंड ऑन ओनली रियल एक्सचेंज रेट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंपोर्ट का डिमांड केवल उस पर डिपेंड करेगा, ओनली रियल एक्सचेंज रेट, ये गलत ऑप्शन है। ठीक, तो यहां पे दो ऑप्शन गलत हैं, सी और ई। पूछ क्या रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए? ए, बी, डी। किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। बिना विकृत तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं और कच्चा माल जो किसी फर्म के द्वारा अगले वर्ष ले जाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं, माल सूची बोलते हैं। कि जिन प्रोडक्ट्स को हम तैयार कर रहे हैं सेल के लिए या फिर कोई रॉ मटेरियल ला रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो सब चीज़ें क्या होंगी? आपका इन्वेंट्री में काउंट होंगी। यहाँ पे बोल रहा है कि उन चीज़ों को हम अगर सेल नहीं हो पा रहा है तो हम अगले साल के लिए ले जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फाइंड आउट द रीजंस फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो बोल रहा है हिंदी में इसे आप देखिए कि चाइना द्वारा संरचनात्मक सुधार किए गए निम्न विकल्पों में से कारणों का चयन कीजिए। ठीक, तो यहां पे क्या कारण है? ये पहला क्या है? वर्ल्ड बैंक डिक्टेटेड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है। चाइना वाज नॉट हैप्पी विथ स्लो पेस ऑफ ग्रोथ, ये भी सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है? चाइना डिड नॉट हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, नहीं, ये गलत है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज था उस समय। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी हैड फेल्ड, ठीक, सही है,
क्योंकि वो फेल हो गया था, इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना पड़ा वहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या है, चाइना एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू इन लार्ज मार्जिन। नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक, तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी डी। किसमें दिया हुआ है, आई थिंक यहां पे कुछ चीजें मिसिंग हो रही हैं। बी डी यहां है, तो यहां पे ए होना चाहिए था। आप देख लेना, इसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहां पे अगर ए होगा तो इसका 3 ऑप्शन सही होगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एपीसी, एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज हमें क्या है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। ठीक है, तो एपीसी इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये जो पर यूनिट ऑफ इनकम दे रहा है, ये गलत डिफिनीशन है। यहां पे होगा आपका एज अ फ्रैक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, एपीसी इज द कंजम्पशन एज अ फ्रैक्शन ऑफ इनकम, न कि पर यूनिट। यहां पे गलत होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट ही चूज करना है। नेक्स्ट आपका है कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स को छोड़ के जो हाउस होल्ड के पास इनकम बच रही है, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन और उनके सेविंग का रिलेशनशिप। सही ऑप्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स। तो यहां पे क्या होगा, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। जी, सर्कुलर फ्लो क्या हो गया कि मनी फ्लो कर रही है। ठीक, अगर हम इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से हम मनी का सप्लाई बढ़ रहा है, तो हम उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, उस मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका है सेविंग्स आर इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। नहीं, सेविंग्स आपका इंजेक्शन नहीं है सर्कुलर फ्लो का। सेविंग क्या है, ये इंजेक्शन की जगह अगर आपका ये वर्ड रहता लीकेज, कहीं ना कहीं ये मनी सप्लाई को रोक रहा है। सेविंग जो है वो मनी सप्लाई को कम कर रहा है, तो इंजेक्शन के बजाय अगर ये रहता सेविंग आर लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो तो करेक्ट रहता। तो यहां से आपका कौन से ऑप्शन करेक्ट निकल रहे हैं, बी और डी। ठीक, तो आप देख लो बी और डी किस ऑप्शन में है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ओके, तो ए सी ई आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपका जो गलत है वो ए सी ई गलत है। ठीक है, एक बार ऑप्शंस देखना पड़ेगा इसका, बट यहां पे आपको ये चीज जानते रहिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, बाकी 2 सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए अब एक काम करिए कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि आप इसको करिएगा। ठीक है, इससे क्या है कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। अपने से करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई बताइएगा। ठीक है, फिर हम जिसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम बताएंगे बाद में, तो आप इसे खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द टर्म जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गया कि भाई जहां पे हमें जीने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीजें अवेलेबल हैं, ठीक, जैसे जेल वगैरह में
जेल में क्या होता है, आपको हर चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती ना, कुछ लिमिटेड चीज़ें आपको अवेलेबल है, तो उसी को जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बोला गया। किसने बोला, ये पूछा गया है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने ये टर्म बोला था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक। किससे एसोसिएट करता है, दादा भाई नौरोजी से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, द टर्म एक्स आंटे, ठीक है। एक्स आंटे का मतलब क्या होता है, व्हाट हैज बीन प्लान्ड, ठीक। अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में एक्स आंटे का जहां यूज होगा कि मतलब इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सब जो भी प्लानिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एंटे बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, व्हाट हैज बीन प्लान्ड। नेक्स्ट आपका है, लिस्ट दो मैच करना है कि लैंड रिफॉर्म, कोटा, सब्सिडी, HYB सीट्स, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म क्यों किया गया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और लैंड को इक्विटी में शेयर करने के, मतलब इक्वल लाने के लिए, लगभग जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था उनसे थोड़ा कम करने के लिए, और जिनके पास बिल्कुल नहीं है थोड़ा उनके लिए भी लैंड अवेलेबल रहे, उस चीज़ के लिए हम क्या किए, लैंड रिफॉर्म लाए। तो यहाँ आप ऑप्शंस देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, लैंड रिफॉर्म्स इसलिए किया गया। नेक्स्ट आपका, सॉरी एक मिनट, तो हम क्या बता रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स थर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आप देखोगे कोटा की बात हो रही है, ठीक। क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, ये आपका हो गया कोटा। सब्सिडी क्या हो गया कि जो धनराशि दी जा रही है हेल्प के लिए या समथिंग किसी भी चीज के लिए, मॉनिटरी असिस्टेंट गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। जो मदद की जा रही है उसे हम क्या बोल देंगे, सब्सिडी बोल देंगे। HYB सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, जिन सीड्स से क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ सके, उसे हम क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक। HYB सीड्स, तो इसका आप देख सकते हो क्या होगा, 3 1 2 3 1 2 4, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRB इन स्टैंड्स फॉर, तो यहां पे क्या है, रीजनल रूरल भारत नहीं, रीजनल रूरल भारत नहीं, रीजनल रूरल बैंक। किस लिए रीजनल रूरल बैंक किस चीज के लिए बना, यहां भी क्या है कि जो रूरल एरियाज है उसको डेवलप करने के लिए, वहां पे जो फाइनल असिस्टेंस हो सकता है, जो फाइनली मदद फाइनेंशियल, ठीक, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो सके, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई नीड है तो वहाँ पे समथिंग रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक का निर्माण किया गया, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ, व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसके व्यवहार से संबंधित है। यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि जब हम इंडिविजुअल के बारे में जानेंगे, ठीक, आप लोग जो क्लास किए होंगे आप इसे किए होंगे निश्चित रूप से, तो जब हम इंडिविजुअल के बारे में जानेंगे तो वहां पे क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम एज अ होल देखेंगे तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो जब कंज्यूमर की बात हो रही है तो हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे हैं, कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा मार्केट में, किस प्रोडक्ट के लिए क्या उसका बिहेवियर होगा, वो सब चीज़ें हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। कंपनीज कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या प्रोडक्शन कर रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। अब समग्र बजट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट सेविंग, तो यहाँ पे एज अ होल की बात हो जा रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका लेबर की बात कर रहे हैं, तो लेबर भी आपका क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। वहीं नेशनल इनकम देखेंगे तो यहाँ भी एज अ होल की बात हो रही है, तो फिर
आपका ये मैक्रो का पार्ट होगा, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर नोन एज। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम इस नाम से जानते हैं। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो कोई परमानेंट उनकी जॉब तो होती नहीं है, और उनका कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह वो काम उनका फिक्स्ड है कि हाँ यहाँ पे वो डिफरेंट जगह काम करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है डिफरेंट साइट पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उन्हें हम बोलेंगे कैजुअल वेज लेबर्स, आकस्मिक वेतभोगी कर्मचारी। अब सैलरीड एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका क्या होगा, एक फिक्स जगह जॉब कर रहे हैं, परमानेंट जॉब है उनका, टेम्पोरेरी जॉब नहीं है। ये जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनका टेम्पोरेरी जॉब है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं वो किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हैं, मतलब किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं है, वो खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं हम। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैजुअल वेज लेबरर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोरल सुएसन इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू। मोरल सुएजन इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, मतलब नैतिक आग्रह अनुरोध किससे संबंधित अवधारणा है। ठीक है, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें क्या होता है, आरआरबी क्या करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गाइड कर सकता है कई पॉलिसीज के लिए, कई चेंजेस के लिए, जहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए या फिर समथिंग जिसकी वजह से। ठीक है, तो उस वहां पे हम क्या बोलते हैं, मोरल सुएजन। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, M&M, M1 एंड M2 कर लीजिए आप। M1 बात कर रहा है जो लिक्विड मनी है। ठीक, M2 क्या है, M2 आपका हो गया लिक्विड मनी प्लस जो सेविंग्स हैं, जो आपका डिपॉजिट है उसके बारे में। ठीक, तो M1 दो लिस्ट को हमें मैच करना है, M1 M2 है, मतलब क्या हो गया, ये नैरो मनी हो गया। ठीक, एक आपका 4 हो जाएगा फियाट मनी, जो कि हमारा क्या है, जो मनी हमारा लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब जो मनी गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा ऑथराइज्ड मनी है, जो संचालन में है, उसे हम क्या बोलेंगे, फियाट मनी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपका फियाट मनी, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी आपका क्या हो जाएगा, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा जो करेंसी इशू की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाई पावर्ड मनी। आपका नेक्स्ट यूनिट ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ कमोडिटीज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट्स। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहले का 4th। तो आप यहां पे एलिमिनेट कर लो, एक ही ऑप्शन में पहले का 4th है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ें देखिए, अब एक्सप्लेन करने में हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उतना। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम था, आई थिंक ये लेक्चर 1 घंटे के ऊपर जा चुका है, तो 3 क्वेश्चन और हैं, हम उसे कराते हैं। बाकी अगर एक क्वेश्चन हमने आपको खुद से करने के लिए दिया है, आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उसे करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 था, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सबकी बात हो रही है। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में जो बात हो रही है, तो हमारा आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 16 ही था। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों से बोला कि ये आप लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी हम बढ़ रहे थे किस क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन हो गया आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड जीडीपी बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमें जीडीपी पता करना है। ठीक है, किस मेथड से, वैल्यू एडेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है कि जो वैल्यू ऐड की जा रही है, फर्म की बात हो रही है फर्म ए से, प्लस वैल्यू ऐड जो की जा रही है फर्म बी द्वारा, वो दोनों हम ऐड कर देंगे। ठीक,
तो अब हमें निकालना होगा वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। फर्म ए का वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? आपका जो सेल माइनस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप लोग यहां पे अगर ए फर्म का निकालना होगा वैल्यू एडेड, तो आप लोग सेल कितना दिया हुआ है? 100, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0, 100 माइनस 0 मतलब 100 आ गया। इसी तरह बी का निकाल लेंगे हम लोग। बी कितना दिया हुआ है? 300 सेल दिया हुआ है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 100, कितना आ जाएगा? 200। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी क्या आ जाएगी? वैल्यू एडेड आ जाएगी। कितना हो जाएगा टोटल? 300। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 300। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को एक आध क्वेश्चन और दे दूं होमवर्क के लिए। एक काम करिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग करके आइएगा खुद से, या फिर कमेंट बॉक्स में इसे मैक्सिमम बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो भी सही बताएगा मैं उसको कमेंट करके पर्सनली बता दूंगा कि हाँ आपका रिप्लाई बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने से करके मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक क्वेश्चन और होना चाहिए था। 28 क्वेश्चन थे आपके, तो आई थिंक एक क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक। 27 क्वेश्चन है, एक 16 क्वेश्चन, एक 27th क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो ये आपका जो 2024 का PYQ था इकोनॉमिक डोमेन का, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कराया है, जिसमें आपको 27 क्वेश्चन यहाँ दिखे, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कराया है, और बाकी 2 क्वेश्चन आपको खुद से करके आने हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से करिएगा। और जो अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक, NCET कॉन्सेप्ट में आप लोग जुड़ने का कोशिश करिए। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नंबर, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल क्लास ना मिस करिएगा, और निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेंगे अगर आप क्लास हमेशा अटेम्प्ट करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये NCET कॉन्सेप्ट NCET के लिए सबसे बड़ा चैनल है, और सबसे बेस्ट चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसी पे हम आपको ये लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग वो 2 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।